Hello everyone, today we are going to discuss about the calculation of molecular mass कि हम कैसे molecular mass को कैलकुलेट करें उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन बड़ी ही इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने एटॉमिक मासेस को आपस में एक दूसरे के साथ प्लस करना है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा H2O की कि वाटर का हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको दिया हुआ आएगा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, क्योंकि मास होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि 1 to 8 तक के मैंने जो एटॉमिक नंबर लिखे थे, जिसमें मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए थे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ जो आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ आपको क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से उसका क्या बन जाता है, मास बन जाता है। हालांकि मास आपको दिया हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। तो H2O का देखिए तो ये कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 into क्या बन गया 1, ऑक्सीजन के कितने 16, तो प्लस में क्या बन गया 16, तो ये कितना आ गया 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, और पीछे इसके क्या आएगा U का मतलब होता है यूनिट। तो टोटल इसके यूनिट्स कितने बन गए 18। तो H2O का मास कितना होगा 18 होगा। तो ये तो था H2O का। सेकेंड में हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे H2SO4 कि उसका मास हम कैसे कैलकुलेट करें। H2SO4 का कैलकुलेट करने के लिए कितना है 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ये कितने 4 इंटू ए का कितना होता है 16, तो 4 का कितना होगा, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो कितना आया 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना आंसर आएगा 8 और ये 98 U। तो इसका मास कितना बन गया आपका 98 U। सिमिलरली आप और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो C2H2 बोला जाए कि इसका मास बताओ कितना होगा, तो कार्बन का कितना होता है 12 into 2 प्लस 2 into 1 कितना आ गया 2 और 16 U। तो ये इसका क्या हो गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वो है आयंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयंस। आयंस क्या होते हैं कि ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। ये एक सिंगल आयन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। तो आयंस क्या बोलते हैं, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों में से कोई भी एक चार्ज उसके ऊपर लगा होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे आयंस। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, तो उनके आयंस आपको भी समझ आ जाएंगे। आयंस दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एक होता है कैटायंस और एक होता है एनायंस। एक तो है कैटायंस और एक क्या है एनायंस। कैटायन बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज को, एनायन बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज को। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 पे। हाइड्रोजन कितने पे आता है 1 पे। नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे। ये इनके एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए। ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2,6, हाइड्रोजन की कितनी है 1 और ये कितनी है 2,5। तो देखिए एक चीज इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी, ये मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में हम क्या लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास टोटल कितने हैं 8 ही हैं। तो पहले में 2 आ चुके हैं, तो दूसरे में कितने बचे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 1 है और इसमें कितने हैं 2,5, मतलब लास्ट शेल में कितने मिलेंगे आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अब इसमें अगर हम देखें तो एक चीज देखिए कि इसमें आयंस कैसे बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है,
देखिए हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस के बराबर की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? जिसके बाहर वाली शेल में 2 और लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल जैसे नियोन 2,8, पहली शेल में इसके 2 है, दूसरी शेल में 8 है। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसकी लास्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और वो स्टेबिलिटी की तरफ क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है। इसीलिए 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखेगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतने ही चार्ज उसमें आ जाएंगे। अब देखिए कैसे, मान लो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, और दूसरे में कितने आएंगे? 4, 5 और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मैंने आपका ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है और दूसरी शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या चाहता है कि ये नियॉन के बराबर की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, क्योंकि नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखिए प्रोटॉन तो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, प्रोटॉन आपको सेम के सेम मिलेंगे। दैट मींस इसमें 8 प्रोटॉन ही मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है इसके अंदर, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इसीलिए क्या होगा, देखो प्रोटॉन तो पूरे 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो भी 8 है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो क्या होगा इसके अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 8। तो 8 को चार्ज कौन सा हो गया इसका? पॉजिटिव का, लेकिन 10 क्या है? नेगेटिव का। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव बैलेंस हो गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की चार्जेस इसके पास एक्स्ट्रा है, इसीलिए ऑक्सीजन में कैसा चार्ज रहता है? -2। क्लियर? सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करें, अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन या तो ये डोनेट कर सकता है या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो अपनी शेल को खाली कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो फर्स्ट शेल के बराबर की कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेगा। इसीलिए प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्जेस आप उस पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं नाइट्रोजन 2,5 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? इसको 8 में से 5 माइनस कर देंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ताकि वो 8 के बराबर की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? -3। ये तो हो गया आपका एनायन। ये एनायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जैसे एग्जांपल देखिए सोडियम का, सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि बाहर वाली शेल में 2,1,1 बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1 है। तो 1 2 8 1 है, तो 1 इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब टोटल 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 11। पहले कितने प्रोटॉन थे? 11। एक इसने क्या कर दिया? डोनेट। कितने बचे इसके पास? 10, लेकिन प्रोटॉन अभी कितने हैं? 11। तो एक प्रोटॉन का चार्ज इसमें क्या हो गया? ज्यादा, इसीलिए सोडियम में कैसा चार्ज लगता है? प्लस का। तो इसमें कैटायन में क्या हो जाएंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। वो क्या होता है? वो कौन सा बनाता है? वो कैटायन बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो क्या बोलते हैं? उसको एनायन बोलते हैं। लेकिन एक बात और इसमें सोचने वाली है कि अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करें तो उसको तो हम बोलेंगे सिंपल आयन। अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंपल आयन। ठीक है, यानी कि जो क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक सिंगल ही एलिमेंट आयंस बना रहा है, या पॉजिटिव या नेगेटिव।
लेकिन अगर हम इसके अंदर कंपाउंड आयन की बात करें या पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो वो क्या होंगे, 2 या 2 से इसमें ज्यादा मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें, अभी हमने सिंपल आयन की स्टडी की थी, पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो वो आयंस होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हों और वो आयंस बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ NH4+ OH नेगेटिव, क्लियर, SO4-2, अब इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। ये कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्सिल आयन, ये अमोनियम आयन, बहुत सारे आयन हैं हमारे पास जो कि आपको पता होने चाहिए। ये पॉलीएटॉमिक है बिकॉज इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये तो था आपका आयंस के रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रॉन के गेन या इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से किस तरह से अब जो आयंस हैं वो बनते हैं, कैटायन और एनायन किस तरह से बनते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जितने आयंस कोई गेन करता है उतने ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है उतने इलेक्ट्रॉन ही कोई अनदर एलिमेंट गेन भी कर सकते हैं, मीन्स लूज और गेन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स कर सकते हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, सोडियम के अंदर पावर है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की और वो Na+ बनाएगा, क्योंकि 281 और ये क्या है 28, ये मैं आयनिक कंपाउंड बना रहा हूँ। कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड, सोडियम ने सोडियम प्लस बना दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को 287, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, गेन कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव 288, तो सोडियम से सोडियम प्लस बन गया और क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बन गया। तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बॉन्ड्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज ये जो बॉन्ड बना है वो 2 आयंस की वजह से बना है, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि आयंस की प्रेजेंस की वजह से बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। टर्म आती है हमारे पास फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जो सिंपल आयंस आपस में कंबाइन होकर के एक न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। देखिए एक ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव, दोनों ने कंबाइन करके एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड बना दिया, इसी को हम नाम क्या देते हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये हो गया आपका आयंस के रिगार्डिंग, आयनिक कंपाउंड से रिगार्डिंग सारा टॉपिक। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो उसका नाम है फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले आप लोगों को आपकी जो बुक में दिए हुए हैं मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, ये मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट जो आपको दे रखे हैं एनायंस एंड कैटायंस, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इसको रिमेम्बर नहीं करोगे तो आपका जो कंपाउंड बनाने का है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें आयंस को रिमेम्बर करना जरूरी है। आपने मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट यानी कि कितनी वैलेंसी उसकी है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना सकता है, तो वो वैलेंसी को आपने उसको दिमाग में रखना है। उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो आपने दिमाग में रखना है। जब तक वो आपको याद नहीं होगा आगे हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपको आयंस याद भी करने हैं, आपकी बुक में गिवन है, आप एक बार बुक खोल के देखिए।
तो वो आपने याद करने अच्छे से। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको अभी करवा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का करवाता हूँ। हमने हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में एक कंपाउंड बनाना है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, और सल्फर कितना होता है 2। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर मेथड। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इसके नीचे लग जाएगा H के और S का S, कंपाउंड बन गया हमारा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये किससे बना, ये बना हमारे टोटल के टोटल इन आयंस को याद करने की वजह से कि इस पे कितना चार्ज लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये कैसे बना CO2, तो C के ऊपर जो चार्ज होता है वो +4 है और ऑक्सीजन में कितना है 2। ये 2 से 4 गया, कितना रहा 2, और ये कितना बच गया 1, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन गया CO2। 2 कहाँ चला गया, कट गया 4 से, 2 और 4 कितना है 1 और 2, ये 2 इसके नीचे लग गया और ये 1 है वो इसके नीचे लग गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया CO2। इस तरीके से हम इसके क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। एक और देखिए HCl, H क्या है 1, Cl क्या है 1, क्रॉस करिए क्या बनेगा HCl। तो ये बना दिए मैंने कंपाउंड्स। एक और CCl4, कैसे बनेगा, C के ऊपर 4, इसका अपना 1, तो क्या बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 को बोलते हैं टेट्रा, 3 को ट्राई, 2 को डाई, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से आप कंपाउंड से फॉर्मूलेज बना सकते हैं, अलग अलग जिन पे चार्जेस हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूलाज अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन इसमें हमें चार्जेस का पता होना जरूरी है कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट आयंस की वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। अलग अलग जो आयंस हमें मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट सब दे रखे हैं, उनको अच्छे से आप याद कर लें, तभी आपका ये हो पाएगा। जैसे मैं कुछ एक जो आपके पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, उनके साथ मैं एक कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Na और यहाँ ले लिया कार्बोनेट। ये आपको याद होगा तभी पता लगेगा कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्या इससे कंपाउंड बन रहे हैं। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, कार्बोनेट के होता है -2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके पैरों में Na2 और ये इधर CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये कंपाउंड का नाम क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। तो ये कब हम कर सकते हैं, जब हमें पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी याद होगी तो हम इसको कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको तभी आपसे होगी जब आप इसके आयंस को अच्छे से रिमेम्बर कर लेंगे।